बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 13 पढ़ रहे हैं, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। और इस कविता के कवि हैं, इस कविता को लिखने वाले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज इस भाग में आप मेरे साथ इस कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा कविता से ही लिया गया है। कविता आप पढ़ चुके हैं, तो आपको कविता के आधार पर ही इन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? आपने यह कविता पढ़ी है, आपको पता है कि जो लड़की है छोटी सी, वो सबसे छोटे होने की कल्पना करती है। तो आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि वह सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों करती है। देखिए, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के सबसे छोटे सदस्य को सभी लोगों का प्यार और दुलार सबसे अधिक मिलता है और खासकर माँ के साथ उसका जुड़ाव अधिक होता है। इसलिए इस कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? तो बच्चों, देखिए क्या है इसका उत्तर। कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं इसलिए कहा है क्योंकि बड़ा होने पर बच्चे को माँ खिलौने देकर बहला देती है, परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है, स्नेह भी कम हो जाता है। इन कारणों से हम भी हमेशा छोटे बने रहना ही पसंद करते हैं। देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? आपके सामने ये दो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है। इस पंक्ति का क्या भाव है आपको यहाँ लिखना है। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। देखिए बच्चों, बच्ची माँ से कह रही है कि बड़ी हो जाने पर मुझे खिला पिलाकर खिलौने देकर आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। तुम मेरा हाथ पकड़कर साथ घूमती भी नहीं हो और हर समय हमारे साथ भी नहीं रहती हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीक की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? यानी कि आपको उन स्थितियाँ के बारे में लिखना है जिससे कि यह पता चलता है कि बच्चा माँ के बहुत नज़दीक होता है। देखिए, इस कविता में बच्चे का माँ की गोद में सोना, उसके साथ घूमना, माँ के द्वारा बच्चे को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, बच्चे को प्यार करना, उसे अपने आंचल की छाया में रखना, परियों की कहानियाँ सुनाना आदि नज़दीकी स्थितियाँ बताई गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। कविता से आगे से लिया गया है हमारा अगला प्रश्न। देखिए, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? बच्चों, यह प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि माँ सबके घरों में होती है। आपको क्या करना है? आपको माँ के कामों को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद आपको यह बताना है कि आपकी माँ क्या क्या काम करती है। देखिए, हमारी माँ हमारी इच्छा, सुख सुविधा एवं भूख प्यास का ध्यान रखती है। वह हमें प्यार से खिलाती पिलाती है, हमारे साथ घूमती फिरती है, हमें नहलाती धुलाती है और हमें परियों की कहानियाँ सुनाकर सुलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? बच्चों, आपने देखा होगा कि इस कविता में छोटी सी बच्ची बार बार कह रही थी कि माँ तू हमें बड़ा बनाकर छलती है। तो आपको क्या करना है? कारण बताना है कि इस कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि बच्ची को ऐसा लगता है कि माँ उसे बड़ा बनाकर छल रही है। देखिए, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे के बड़े हो जाने पर माँ उसे गोद में नहीं सुलाती है, उसे खिलौने आदि देकर खेलने को बिठा देती है, उसे बचपन की तरह
परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती है, वह अपने कार्यों में ही लगी रहती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। आपको क्या करना है, कविता आपने बहुत ध्यान से पढ़ी है, आपको इस कविता में माँ के उन सारे कामों को देखकर लिखना है, माँ के कामों को ढूंढकर लिखना है जो कि माँ इस कविता में बच्चों के लिए करते हुए बताई गई है। तो देखिए, माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे को दूध पिलाना, खाना खिलाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, बालों पर कंघी तेल करना और खिलौने आदि देने का कार्य करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से लिया गया है, यानी कि इन प्रश्नों में आपको आपकी अनुमान और कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर देना है। देखिए, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहे हैं? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, देखिए, कवि माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि चंद्रमा के उदय का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। बच्चे चंद्रमा को प्यार से चंदा मामा कहते हैं और जिसका संबंध माँ से भी है, वे इसी बहाने अपनी माँ का स्नेह पाना चाहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौक़ों पर उनकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर और त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या में क्या फ़र्क पड़ता है? सोचो और लिखो। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको माँ की दिनचर्या के बारे में सोचना है कि माँ सुबह से शाम तक क्या क्या काम करती है। उसके बाद आपको ये 3 अवसर दिए गए हैं, एक तो मेहमानों के आने पर, किसी के बीमार पड़ जाने पर और त्योहार के दिन। आपको माँ की दिनचर्या देखनी है कि ऐसे समय में माँ की दिनचर्या क्या हो जाती है, क्या हमारी माँ और भी अधिक व्यस्त हो जाती है। इन सारी बातों को आपको लिखना है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, माँ अपना सारा दिन घर के कामकाज करने तथा घर की देखभाल करने में गुजारती है। कुछ समय खास मौक़ों पर उसकी दिनचर्या में निम्नलिखित बदलाव आ जाते हैं। देखिए, कब और कैसे आते हैं ये बदलाव। पहला है मेहमानों के आने पर। मेहमान तो हमारे सबके घरों में आते ही हैं, मेहमानों के आने पर भी हमारी माँ की दिनचर्या बदल जाती है। देखिए कैसे, मेहमानों के आने पर माँ उनके आदर सत्कार में लग जाती है, प्रतिदिन के कार्यों को टालकर उनके लिए समय देती है। माँ उनके लिए समय देती है, यानी कि हमारा समय कम हो जाता है, वह और भी अधिक व्यस्त हो जाती है। देखिए, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर, अगर हमारे घर में कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है, तब भी माँ की दिनचर्या में बदलाव आ जाता है। देखिए कैसे, माँ को बीमार व्यक्ति की देखभाल भी करनी पड़ती है, उसे समय पर दवा भी देनी पड़ती है, उसके लिए पथ्य खारी खाना भी पकाती है, यानी बीमार व्यक्ति के लिए हमें अलग से खाना पकाना होता है, यानी माँ हमारी और अधिक व्यस्त हो जाती है। देखिए, त्योहार के दिन भी ऐसे ही होते हैं कि माँ की दिनचर्या में बदलाव आता है। देखिए, त्योहार के दिन माँ अच्छे पकवान बनाती है और घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती है। इस दिन आने वाले रिश्तेदारों और मेहमानों का स्वागत, उनके लिए चाय नाश्ता आदि की व्यवस्था करती है, यानी कि हमारी माँ और भी अधिक व्यस्त हो जाती है। आइए बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न भाषा की बात से लिया गया है। भाषा की बात यानी कि व्याकरण संबंधी प्रश्न। देखिए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है। आपके सामने यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको पढ़ना है और इन शब्दों में आपको अंतर बताना है, साथ ही आपको फर्क बताना है कि इन शब्दों में क्या क्या फर्क है। पहला है स्नेह और प्रेम।
ग्रह और गृह, शांति सन्नाटा, निधन निर्धन, धूल राख, समान सामान। देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा पहला। देखिए स्नेह, स्नेह होता है बच्चों के प्रति प्रेम, और प्रेम, प्रेम बोलते हैं हम किसी के प्रति सहज भाव को, सहज प्रेम के भाव को। ग्रह, ग्रह होता है आकाशीय नक्षत्र, और गृह होता है घर जिसमें कि हम सब रहते हैं। शांति, शांति कहते हैं मन की स्थिरता को, यानी कि हमारे मन में जब कोई दुख नहीं होता, हमारा मन स्थिर होता है, वह शांति कहलाता है। सन्नाटा, सन्नाटा होता है निर्जनता या एकदम चुप्पी, यानी कि जहाँ पर किसी भी तरह की कोई आवाज़ न सुनाई दे, कोई व्यक्ति दिखाई न दे, वह सन्नाटा, जहाँ एकदम किसी की आवाज़ सुनाई न दे, वह सन्नाटा कहलाता है। आइए देखिए निधन, निधन कहते हैं मौत को। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वह निधन होता है। और निर्धन कहते हैं हम गरीब को। धूल, धूल होते हैं मिट्टी के कण। राख होती है जले हुए पदार्थ की भस्म। समान, समान होता है सदृश्य या एक सा। सामान होता है जो कि वस्तुएं होती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है, यानी कविता में दिन रात शब्द का उपयोग किया गया है और दिन का विपरीतार्थक शब्द रात होता है। और तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों, यानी आपको ऐसे 4 शब्द निकालने हैं जो कि दिन रात जैसे ही विलोम शब्दों के जोड़े हों, और इन जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए उनसे आपको एक वाक्य भी बनाना है। तो बच्चों देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा, हमने 4 शब्द लिए हैं, सुख दुख लाभ हानि, सुबह शाम, जन्म और मृत्यु। ये एक दूसरे के विलोम हैं और इनसे बने हुए वाक्य हैं। पहला देखिए सुख और दुख, सुख और दुख से बनाया है, संसार में सुख दुख का सिलसिला चलता रहता है। लाभ हानि, व्यापार में लाभ हानि चलती रहती है। सुबह शाम, हमें सुबह शाम घूमने जाना चाहिए। जन्म मृत्यु, इस संसार में जन्म मृत्यु का क्रम लगा रहता है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ पाठ के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और प्रश्नों के उत्तर यहीं पर याद हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।